हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे रीट का एग्जाम हो या सीटेट का। इस टॉपिक में से आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैरियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। जो करिकुलम है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैरियर शब्द से हुई है। पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक उद्देश्य को पाने के लिए दौड़ता है। क्या है पाठ्यचर्या? दौड़ का मैदान है जिस पे बालक उद्देश्य को पाने के लिए दौड़ता है। भारत में अभी तक 4 बार एनसीएफ की रूपरेखा बन चुकी है। फर्स्ट 1975 में प्रथम रूपरेखा बनी, सेकंड 1988 में द्वितीय रूपरेखा, थर्ड 2000 में तृतीय रूपरेखा और फोर्थ 2005 में चौथी रूपरेखा बनी। इस प्रकार एनसीएफ 2005 चौथे नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। जो एनसीएफ है वो चौथे नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है ये, रीट के एग्जाम में, कि किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में तैयार किया गया। एनसीएफ 2005 में सचिव श्वेता उत्पल थी। एनसीएफ 2005 की भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का कार्य नामवर सिंह ने किया। एनसीएफ 2005 का कार्य रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता एवं प्रगति के अनुसार किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है कई बार कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के अनुसार किया गया एनसीएफ 2005 का कार्य। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति में सदस्य की संख्या 35 थी और एनसीईआरटी के 3 सदस्य थे। और इस प्रकार एनसीएफ 2005 में कुल 38 सदस्य थे। इसमें 35 तो संचालन समिति के सदस्य थे और 3 एनसीईआरटी के सदस्य थे, तो टोटल 38 सदस्य हो गए थे इसमें एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा हेतु 21 फोकस समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया। एनसीएफ 2005 के निर्माण की स्वीकृति केब द्वारा दी गई। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया। एनसीएफ 2005 की समय समय पर समीक्षा एनसीईआरटी द्वारा की गई। एनसीएफ 2005 के आधार एनपीई 1986 से 1992 को माना जाता है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तो एनसीएफ जो 2005 है उसमें क्या बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। एनसीएफ 2005 शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र जोड़ देता है। जो एनसीएफ 2005 है वो शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र जोड़ देता है। फर्स्ट है मातृभाषा, स्थानीय भाषा, जिसको जो हमारी लैंग्वेज होती है वो गुजराती, पंजाबी कुछ भी हो सकती है, ये गुजराती, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी कुछ भी हो सकती है। सेकंड है राष्ट्रीय भाषा हिंदी और थर्ड है अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। एनसीएफ 2005 का निर्माण
22 भाषाओं से किया गया तथा 17 राज्यों द्वारा उसे स्वीकार किया गया। एनसीएफ 2005 में करके सीखने के नियम पर बल दिया गया। तो एनसीएफ 2005 में किस नियम पर बल दिया गया? करके सीखने के नियम पर बल दिया गया। एनसीएफ 2005 में 2 सूत्रों पर जोर दिया गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 संरचनावाद अथवा निर्मितवाद की अवधारणा पर बल देता है, जिसमें छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और शिक्षा की सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, न कि निर्देशनकर्ता की। इसमें जो छात्र होता है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और शिक्षा की सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, निर्देशनकर्ता की नहीं। एनसीएफ 2005 एक सामाजिक, सरल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाएगा। क्या है एनसीएफ 2005? एक सामाजिक, सरल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाएगा। एनसीएफ 2005 का मूल सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के या बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब आगे है एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य। सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के रूप में प्रदान किया जाए, परीक्षा के तनाव से बच्चों को दूर रखा जाए। एनसीएफ ने पाठ्यक्रम के डिजाइन में बड़े बदलावों की सिफारिश की है। सेकंड है व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए और समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित की जाए। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है ये, और इसमें सेकंड क्या है कि व्यक्ति में आत्मनिर्भर और सम्मान की भावना विकसित की जाए और समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित की जाए। बाल केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना और 14 ईयर तक के बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन और अवधारणा को बढ़ावा देना। सामाजिक संदर्भ के संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग आदि को दरकिनार करते हुए निरपेक्षता पूर्वक सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए, कि पाठ्यक्रम प्रदान करने में कोई पंथ, धर्म, लिंग आदि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और निरपेक्षता पूर्वक सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो तथा ऐसी विषय सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब आगे है एनसीएफ 2005 के मुख्य अध्याय। जो एनसीएफ 2005 है उसमें 5 अध्याय है, तो देखते हैं हम इनको। अध्याय फर्स्ट, परिप्रेक्ष्य। इस अध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में किए गए शैक्षिक प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में जो शैक्षिक प्रयास किए गए हैं उनका इसमें संक्षिप्त वर्णन है। सेकंड अध्याय है, उसमें है सीखना और ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज। एनसीएफ में निर्मितवाद को बालकों के सीखने का सामयिक सिद्धांत माना है। अध्याय थर्ड है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, विविध विषय, करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट। इस अध्याय में पाठ्यचर्या के विविध विषयों पर परिचर्चा की गई है। अध्याय फोर्थ है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। इस अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण का समावेशी एवं प्रजातांत्रिक स्वरूप में वर्णन किया गया है। अध्याय 5 है, व्यवस्थागत सुधार, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट। इस अध्याय में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु परिचर्चा की गई है। तो सबसे पहला अध्याय है परिप्रेक्ष्य, उसको हम देखते हैं। तो इसमें है सबसे पहले शिक्षा का सामाजिक संदर्भ एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो इसमें है
ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना, यानी ज्ञान को आप केवल सूचना तक सीमित मत मानो, ज्ञान की अवधारणा को समाज से जोड़िए, जिसमें समाज भी शामिल हो, समुदाय भी शामिल हो और संस्कृति भी शामिल हो। ज्ञान व अनुभव के नए क्षेत्र शामिल करना, यानी जितने भी नए क्षेत्र हो ज्ञान के, वो बच्चा जो भी गतिविधियां करता है, समाज, परिवार, संस्कृति, सब चीजें इसमें आनी चाहिए। आगे है समावेशी दृष्टिकोण। समावेशी दृष्टिकोण, इसका मतलब जिसमें सभी के प्रति समान दृष्टिकोण हो तथा सभी को शामिल करना चाहिए, चाहे वो योग्य बालक हो या अयोग्य बालक। आत्मविश्वास व आलोचनात्मक जागरूकता, समुदाय की भागीदारी की पाठ्यचर्या निर्णय, यह है शिक्षा का सामाजिक संदर्भ। अब आगे है शिक्षा का उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय अधिकारों के प्रति आदर व प्रतिबद्धता। अब एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, और शिक्षा के उद्देश्य की जब हम चर्चा करते हैं तो यह है शिक्षा के उद्देश्य। इसमें लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय अधिकारों के प्रति आदर व प्रतिबद्धता, इन सबको शामिल किया गया है इसमें। अब आगे है सीखने के लिए सीखना, यानी आपने क्या सीख रखा है और आपने पहले से जो चीज सीख रखी है और वह गलत हो तो उसे छोड़कर नई चीज सीखने के लिए तैयार होना, यही सीखने के लिए सीखना है। तत्परता, रचनात्मक शिक्षा का विकास, रचनात्मकता व काम की शिक्षा का विकास, रचनात्मकता, सौंदर्य, कला का विकास आदि। आगे है गुणवत्ता के आयाम। इसमें जीवन के सभी आयाम की चर्चा, सामाजिक न्याय, शांति, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा की बात की गई है। यानी वर्तमान चुनौती, यानी वर्तमान चुनौती कौन सी हो सकती है? बेरोजगारी हो सकती है, गिरते नैतिक मूल्य हो सकते हैं, बढ़ती निर्धनता हो सकती है, गिरती हुई आर्थिक स्थिति हो सकती है, समाज में बढ़ता व्यभिचार हो सकता है। यह है वर्तमान चुनौतियां। अब आगे है 5 मार्गदर्शक सिद्धांत की बात की गई है। तो इसमें है प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, और सेकंड है ज्ञान को स्कूल के भारी जीवन से जोड़ना। तो इसमें है कि ज्ञान को स्कूल के भारी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 कहता है कि अब तक की जो शिक्षा है वह पाठ्य वस्तु तक ही सीमित है। बस यही कमी है कि शिक्षा की, कि हम जो भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि वो परीक्षा तक ही सीमित हो जाए। बच्चा परीक्षा पास करे यह नहीं, यानी शिक्षा को बालक के जीवन से जोड़ना है, व्यवहारिकता की शिक्षा भी प्रदान करना है, ताकि जीवन में आने वाली चुनौतियों का वो प्रतिबद्धता के साथ सामना कर सके, वो डरे नहीं, हार न माने। तो शिक्षा को केवल परीक्षा तक ही सीमित न होनी चाहिए, बल्कि उसके जीवन से जोड़ना है। अब है पढ़ने की रटन प्रणाली से मुक्त करना, यानी रटने की प्रक्रिया पर बल नहीं देना है, हमको समझ के फिर पढ़ना है। आगे है पाठ्यचर्या इस तरह आगे बढ़ाना कि वो बच्चों को चहुमुखी विकास
चहुमुखी विकास, यानी बच्चों की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल ज्ञान नहीं हो, सूचना नहीं हो, वो उसके सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, हर विकास को शामिल करे। तो सर्वांगीण विकास की बात करें, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्र बिंदु बनकर न रह जाए, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। आगे है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। परीक्षा को केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित मत करो, परीक्षा को कक्षा कक्ष से जोड़िए। बच्चे का चाहे वो बैठने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, अंतःक्रिया करने का तरीका हो, वो भी आकलन का विषय होना चाहिए, मूल्यांकन का विषय होना चाहिए। तो परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना चौथा मार्गदर्शक सिद्धांत है। आगे है फिफ्थ, बच्चों में ऐसी नागरिकों के रूप में विकास जिनमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता व समानता में आस्था हो। तो हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा के अंतर्गत कि उसमें राष्ट्रीय मूल्य, लोकतंत्र हमारा राष्ट्रीय मूल्य है, सामाजिक आर्थिक भारतीय सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक धार्मिक, इन सब के प्रति उस बच्चे की आस्था हो। ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रथम अध्याय में बताए गए हैं। तो प्रथम अध्याय में ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं जो हमने देख लिए हैं। और ये प्रथम अध्याय में क्या महत्वपूर्ण है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ की चर्चा की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सामान्य केंद्र की जो बात की गई है उसकी भी वकालत करता है, और एनपी नेशनल एक्शन प्लान है 1992, उसके 3 चीजों को शामिल करता है, उनकी बात की गई है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात की गई है। और ये हमारा जो प्रथम अध्याय है परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब हम सेकंड अध्याय पढ़ेंगे, वो है सीखना व ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज। जो बालक सक्रिय है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे में बहुत संभावनाएं हैं, बच्चे में बहुत ताकत है, बच्चे को आपको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। वह सक्रिय है, एक्टिव है, वह स्वयं जाने, सीखे व सीखे। यह चीज क्या है, वह स्वयं जाने और सीखे, गलतियां करने दो, सीखने दो। गलतियां अधिगम का पार्ट होती है, पर नई चीजों को आजमाए। आप कहते हो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, करने दो उसको, जो हटकर कर रहा है उसको करने दो, जो नई चीज है उनको आजमाने दो, वह नई चीजों को आजमाए, जो नई चीज है उनको आजमाने दो। जोड़ तोड़ करे, बच्चा खिलौना ला रहा है, तोड़ रहा है, उसको तोड़ने दो। गलतियां करे, वह स्वयं सुधारे। गलतियां अधिगम का पार्ट है, सीखने दो, वह स्वयं उसे सुधारे। गलतियां जब कर ली तो आप उसे देखो, उसे करने दो कैसे सुधार रहा है। जब वह गाड़ी का टायर निकाल दिया, जब खिलौना था उसके पास में और उसने खिलौने का टायर निकाल दिया और बाद में वो उसको जोड़ता है, तो आप देखो कैसे जोड़ रहा है। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। बच्चा स्वयं सीखता है, सामाजिक इसलिए माना गया है कि वह दूसरों को देखकर भी सीखता है, बड़ों के सहयोग से के द्वारा भी सीखता है, इसलिए वो सामाजिक गतिविधि मानी गई है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका अर्थ है एनसीएफ 2005
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। और एनसीएफ 2005 का मूल केंद्र कौन है? बालक है। तो इसमें बच्चों के अनुभव, उनके शौर्यों व सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना चाहिए। आगे है बालक स्वयं करे, सवाल पूछे। बालक स्वयं करे, सवाल पूछे। जब बालक कोई सवाल पूछे तो उसको डराओ मत, पूछने दो। बच्चा स्वयं जांच करे, उसको करने दो कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो सही है या गलत है, और मैंने जो उत्तर दिया है वो भी सही है या गलत है। ऐसी जांच बच्चे को करने दो। अनुभव को स्कूली ज्ञान से जोड़ें। मैंने घर पे क्या सीखा है और स्कूल में क्या सीखा है, तो इन दोनों जो हमारे ज्ञान है उनको स्कूली ज्ञान से जोड़ें, उसका जो अनुभव है उसको। सीखने को भय व अनुशासन के स्थान पर आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। दंड का विरोध, भावात्मक सुरक्षा आवश्यक है। दंड से बच्चा भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। अब आगे है बालक को विद्यालय, घर, समुदाय सब जगह महत्वपूर्ण माने। जो बच्चा है उसको विद्यालय में, घर में, समुदाय में सब जगह उसको इम्पोर्टेंस दे। वह उनकी भाषा व संस्कृति को भी, बच्चे की जो भाषा है उसको भी महत्वपूर्ण माने। जब कई बार देखो प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो वो खुद की अपनी लैंग्वेज यूज करता है ना, वो उसको हिंदी बोलना तो आएगा नहीं, तो बच्चे को उस टाइम पे क्या है, डांटना नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे सीखेगा। तो वो खुद की भाषा भी यूज करे तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। सीखने के लिए सर्वप्रथम शारीरिक विकास, पौष्टिक भोजन, शारीरिक व्यायाम व मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब बच्चा हष्ट पुष्ट नहीं होएगा, जब बच्चा स्वस्थ नहीं होएगा तो वो कैसे सीखेगा? तो इसके लिए बच्चों को योग करवाओ, खेल कूदने दो, खेलने दो, कूदने दो। इसी से तो बच्चे का शारीरिक विकास होएगा। आगे है संज्ञान का अर्थ। अब क्या है संज्ञान? संज्ञान ज्ञानात्मक पक्ष की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। क्या होता है संज्ञान? ज्ञानात्मक पक्ष की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जानना, पहचानना, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं दुनिया को समझना है। जो भाषा है उसके माध्यम से स्वयं को, दुनिया को समझना है। सार्थक अधिगम यानी अर्थयुक्त अधिगम। सार्थक अधिगम मीन्स अर्थयुक्त अधिगम, रटना ना होकर ठोस वस्तु, मानसिक संकेतों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव प्रक्रिया। भाषा में विचार में परस्पर प्रगाढ़ संबंध हो। कोठारी आयोग के समान स्कूली व्यवस्था का समर्थन। जो कोठारी आयोग है उन्होंने उनके अनुसार स्कूली शिक्षा समान होनी चाहिए, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। इसमें समाज में एक विभिन्नता पैदा होती है कि गरीब का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और पैसे वाले का उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसमें समाज में एक विभिन्नता पैदा होती है। लेकिन समान स्कूली शिक्षा की व्यवस्था नहीं है कहीं पे भी। बालक स्वभाव से ही सीखने की क्षमता, सीखने में अर्थ निकालना यानी अर्थ का निर्माण करना। अमूर्त सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच देखकर सोचना, और अमूर्त सोच ऐसा, अमूर्त सोच ऐसा ना हो तो क्या होता, ऐसा सोचना। विवेचना व कार्य महत्वपूर्ण है। विवेचना कोई भी चीज का विश्लेषण करने की योग्यता आए, कोई भी चीज का विश्लेषण करने की योग्यता विवेचना होती है। सीखना विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह होता है। हम कहीं से भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विद्यालय में सीखे। हम घर परिवार, हम कहीं बाहर जाते हैं टैक्सी में बैठ के वहां भी सीख सकते हैं, घूमने जाते हैं वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं जब भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो
सीखना विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह होता है। सीखने को आसपास की दुनिया से जोड़ा जाए। बालक सुनकर, पूछकर, लेखन व प्रयोग करके अभिव्यक्ति करते हैं। सीखने में उचित गति, विविधता, चुनौतियां होनी चाहिए। आगे देखते हैं। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, यानी बार बार एक ही चीज को नहीं दोहराना चाहिए, इससे बालक ऊब जाता है। अगर हम बार बार एक ही चीज को दोहराएंगे तो इससे बच्चा ऊब जाएगा। सीखने में मध्यस्थता आवश्यक नहीं है, यह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। तो सीखने में मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें गुरु और शिष्य आमने सामने मिले, उनमें प्रत्यक्ष अधिगम होना चाहिए। प्रत्यक्ष सीखना उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर सीखने का मौका देता है। किशोरावस्था अस्मिता के विकास की अवस्था है। अस्मिता क्या होती है? अस्मिता अस्मिता मतलब आत्मसम्मान, आत्म पहचान। इस समय उन्हें शारीरिक बदलाव, रूढ़ियों को दूर करने की शिक्षा, सामाजिक व भावात्मक शिक्षा दी जाए। कक्षा में समावेशी माहौल, यानी सबको समान दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाए। उदार पाठ्यचर्या, यानी जो सभी के लिए सुलभ हो, जिसमें सबको बराबर मौका मिले, सब बच्चे भाग ले सके, यह है उदार पाठ्यचर्या। जो सभी के लिए सुलभ पाठ्यचर्या में चुनौती व अवसर हो, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सीखने में निर्माणवाद की अवधारणा पर बल। तो निर्माणवाद क्या है कि बच्चे में बहुत संभावनाएं हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है बच्चा। विद्यार्थी व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। अध्यापकों को ऐसे बालकों को प्रश्न पूछने की अनुमति हो, जिससे वे स्कूल में सिखाई गई बातों को बाहरी दुनिया से जोड़ सके। चतुर अनुमान को प्रोत्साहन। चतुर अनुमान को प्रोत्साहन क्या होता है? ये चतुर अनुमान यानी बच्चे अपने हिसाब से सोचें और सोचकर प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर एक समान देने के लिए ही बच्चों पर बल ना दें। उनके उत्तरों को पाठ्य वस्तु तक सीमित ना करें। सीखने में अंतःक्रिया का महत्व है। यह वातावरण, वस्तु व लोगों के कार्य व भाषा दोनों माध्यम से हो सकता है। सीखने में गतिविधि आधारित अधिगम हो। बालक स्वयं करे, प्रयोग करे, निर्माण करे और सीखे हुए ज्ञान को करके देखें। सीखना क्या है? गतिविधि पे आधारित अधिगम हो। इसमें बालक स्वयं करें और वो प्रयोग करें, निर्माण करें और सीखे हुए ज्ञान को करके देखें। तो फ्रेंड्स, आई होप जो आज का टॉपिक था एनसीएफ 2005, इसमें हमने इसके एनसीएफ 2005 के उद्देश्य पढ़े और इसकी जो थ्योरी पढ़ी है, और जो दो अध्याय पढ़े हैं हमने इसमें, फर्स्ट और सेकंड। परिप्रेक्ष्य फर्स्ट और सेकंड है सीखना और ज्ञान। तो आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।